डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? चलो फिजिक्स का पोर्शन खोले प्लीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 7। आवाज सही है इसकी? बी रेडी प्लीज। 127 आपको डायग्राम दिया गया है। 127 में इट इज अ स्ट्रिंग, इट इज अ मीडियम एंड द लेंथ ऑफ द मीडियम इज टारगेट ऑफ इवैल्यूएशन। आपको लेंथ मालूम करके बताना है। जबकि वेव्स जो दिए गए हैं वेव्स हैं 1, 2, 3, 4 and 5। अब ये लेंथ कितना होगा तो आपको पता होगा। आप जानते हैं कि 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1 क्रस्ट प्लस 1 ट्रफ, जानते हो ना। लेकिन आइडियल वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ का साइज बराबर होता है, लिहाजा हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू क्रस्ट और प्लस क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट एंड ट्रफ आर इक्वल। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू डबल ऑफ क्रस्ट। इसका मतलब है कि 1 क्रस्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ। सिमिलरली 1 ट्रफ इज आल्सो हाफ ऑफ वेवलेंथ। अगर मैं कहूं कि दोनों हाफ ऑफ वेवलेंथ है तो ये एक हाफ ऑफ वेवलेंथ हो गया, ये दूसरा हाफ ऑफ वेवलेंथ, ये तीसरा हाफ ऑफ वेवलेंथ, ये चौथा हाफ ऑफ वेवलेंथ और ये पांचवा हाफ ऑफ वेवलेंथ। यानी इस पूरे लेंथ में कितनी बार हाफ ऑफ वेवलेंथ शामिल है? 5 टाइम्स हाफ ऑफ वेवलेंथ। ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 128 फॉर यू। 128 प्लीज। ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ वेव्स थ्रू अ मीडियम, if 40 waves passes through the medium in 80 seconds, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल सी बात है, आप अगर फ्रीक्वेंसी बताओगे तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। 40 वेव्स है, 80 सेकेंड है, 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। टाइम पीरियड बताओगे तो 1/f 1/0.5, इट मीन इट इज इक्वल टू 1/1/2 और इट इज इक्वल टू 2 seconds। So the correct option of the question is option C, 129 for you। जी जनाब, यो ए रे नहीं, ये ए में 0.2 सेकेंड था, ए में 0.2 सेकेंड था, ठीक कर दे। जी जी हाँ, एक मिनट, ए और सी दोनों है लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। तो ऑप्शन ए में मुझे पता है, मैंने लिख के दिया था 0.0 आपने ए ठीक की, आपको एक ग्रेस मार्क मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए में लिखा गया था 0.5 हर्ट्ज और 0.2 सेकेंड। तो ये ऑप्शन ए था। आपको आंसर मालूम है कि इसका आंसर क्या है? अब क्या गम है, एक नंबर चाहिए, 2 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। आपको फिजिक्स में आपको 36 में 37 मिल जाओगे तो क्या करोगे? बस मसला तो ये है कि आपको आंसर सही आंसर का पता है, फिनिश। अच्छा, ए हो या सी हो, ये ए में 0.2 था तो की में सी करेक्ट है। मैं इनसे कह दूंगा ए और सी दोनों को ठीक कर देंगे, जिसने ए किया हो वो भी ठीक हो जाएगा, जिसने सी किया हो वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जनाब, हमारा नेक्स्ट है 129। If 10 waves passes through a medium in 2 seconds, what will be the wave speed if the length of each crust is 20 centimeter? देखो, wave speed चाहिए तो v is equal to f lambda। अब फ्रीक्वेंसी के लिए आप लिख सकते हो n डिवाइड बाय टाइम, और वेवलेंथ अभी अभी आपने यहाँ से सीखा कि वेवलेंथ इज डबल ऑफ क्रस्ट, तो आप वेवलेंथ की जगह लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ क्रस्ट। तो स्पीड ऑफ द वेव विल बिकम, कितने वेव्स हैं? 10 वेव्स। कितने टाइम में पास हो रहे हैं? 2 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2, और क्रस्ट का साइज क्या है? 20 है ना। मैं खुद देख लेता हूं। और 102 सेकेंड्स 20 सेंटीमीटर।
अच्छा ये 22 and 2 कैंसिल, v इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 सेंटीमीटर पर। अगर मीटर पर सेकेंड होगा तो 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा तो 200 सेंटीमीटर पर। चाहिए ये था कि इसमें 2 मीटर पर सेकेंड दे देते, यूनिट चेंज कर लेते, ज्यादा बेहतर होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन सी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। The intensity of mechanical waves can be expressed in the units of। तो आप जानते हैं इंटेंसिटी होती है एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम, इससे यूनिट बनता है जॉल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। लेकिन इंटेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एरिया, सॉरी, so it is watt per meter square। It means the correct options are joule per second meter square, watt per second square, watt per meter square। तो ऑप्शन बी गलत है, उसने वाट के नीचे सेकेंड स्क्वायर लिखा है जबकि मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी, इसमें डी ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस 131 ऑन द बोर्ड। दो वेव ट्रेन हैं, दोनों की इंटेंसिटी 20 वाट पर मीटर स्क्वायर है एंड 20 जॉल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड है। इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होगा? तो आप कहोगे सर I1 इज 20 वाट्स पर मीटर स्क्वायर while I2 is 20 जॉल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। लेकिन इंटेंसिटीज में फर्क तब आता है जब या यूनिट चेंज हो और या वैल्यू चेंज हो। तो सबसे पहले यहाँ वैल्यू को देख लें, यहाँ वैल्यू क्या है 20 और इधर वैल्यू क्या है, मतलब वैल्यू सेम है। अब यूनिट्स के पास जाते हैं, अगर यूनिट का सिस्टम चेंज हुआ हो, क्या चेंज हुआ हो, चेंज यूनिट का मतलब जानते हो, सिस्टम चेंज, सीजीएस और एसआई। अगर एक एसआई में हो और एक सीजीएस में हो फिर द वैल्यूज आर डिफरेंट। अगर दोनों सीजीएस में हो तो फिर इक्वल, अगर दोनों एसआई में हो तो फिर, यानी आपको समझाना चाहता हूं, अगर मैं कहूं एक प्रेशर है 10 पास्कल और मैं कहूं एक प्रेशर है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू भी सेम है, दोनों का यूनिट भी दरअसल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म पास्कल है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, मेरी बात समझ गए हो। तो अब यहाँ ये दोनों पावर सेम है। यूनिट कब बदलेगा? यूनिट तब बदलेगा डियर स्टूडेंट कि अगर मैं इधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बजाय मैं लिखूं डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ समझ आ गई है? तो अब देखो वैल्यू तो सेम है लेकिन एक यूनिट स्टैंडर्ड में है और एक सीजीएस में हो गया, तो अब ये आपस में सेम नहीं होंगे। यही खेल इधर खेला गया है। यहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है 20 और इधर क्या है, लेकिन वाट जो है वो जॉल पर सेकेंड का दूसरा नाम है। इट मीन कि ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है और ये भी, तो जब यूनिट्स भी सेम है, सीजीएस और एमकेएस और एसआई, और ये डिफरेंसेस नहीं है, तो इट मीन बोथ आर द इंटेंसिटीज आर। अगर यूनिट सेम ग्रुप के होते, वैल्यू बदल जाते फिर भी इंटेंसिटी डिफरेंट, वैल्यू सेम होते, यूनिट्स अलग ग्रुप के हो जाते तो फिर भी वैल्यू अलग, लेकिन यहाँ वैल्यू भी सेम है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स भी सेम है, लिहाजा बोथ ऑफ द इंटेंसिटीज आर सेम एंड I1 इज इक्वल टू I2 while the correct option is option A। I am going to explore 132। जी कौन बोल रहा है जी? तो क्या हुआ, ईच क्रस्ट से आप क्या मतलब लोगे? मैं नहीं समझा, तेज बोले, लाउड बोले। तो ईच क्रस्ट मीन एक क्रस्ट का साइज है, तो डिफरेंस क्या है? ये 2 क्यों लिया है? तो ऊपर क्या है, और वेवलेंथ में 2 क्रस्ट होते हैं ना, यानी ये हमारे पास वेव है, तो क्या ये वेवलेंथ होता है या ये वेवलेंथ होता है? क्या मतलब? फार्मूले में λ/2 कैसे लिख सकते हो? फार्मूला तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसमें तो आप जब भी वैल्यू मालूम करोगे पूरे वेवलेंथ को पुट करोगे ना। मैं आपको जो भी वैल्यू दे दूं आपने तो वेवलेंथ मालूम करके पुट करना होगा। कितनी मामूली सी बात में आप परेशान है। मैंने आपसे कहा ये 20 सेंटीमीटर है, तो आप इस फार्मूले में 20 पुट करोगे या 40 पुट करोगे? मैं आपको 10 दूंगा ये वाला, तो आप 10 पुट करोगे।
फार्मूला तो हमारी मर्जी का नहीं है, फार्मूला तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहाँ जब भी पुट करना हो पूरा वेवलेंथ पुट करना होगा, चाहे मैं आपको पूरा वेवलेंथ डायरेक्ट दे दूं, चाहे बातों में आधा दे दूं, चाहे बातों में आधे का आधा दे दूं, आपने मॉडिफाई करके पूरा वेवलेंथ पुट करना होगा। आपको क्या लगता है कि हम अपने लिए फार्मूले चेंज करते रहेंगे? फार्मूला वही रहता है, उस फार्मूले के लिए वैल्यूज अलग अलग अंदाज में दिए होते हैं। तो जब फुल वेवलेंथ दिया है उठाकर पुट करो, आधा वेवलेंथ दिया है तो डबल करके पुट करो, आधे का आधा दिया है तो 4 टाइम लेकर पुट करो, बट फार्मूले में तो आपने वेवलेंथ ही पुट करना होगा ना। अब समझ आ गई है? ओके, आगे बढ़ सकते हैं जनाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 प्लीज। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स इन अ मीडियम इज v होगा if the tension is made 16 times, ठीक है, and length of the string also increased to 4 times, the speed of the wave will become। तो हम डिस्कस करेंगे जनाब। हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 132 है। 132 में है द क्वेश्चन इज अबाउट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इज इट इज इक्वल टू टी एल डिवाइड बाय, आप जानते हैं इट इज द बेसिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग। अब ये फरमा रहे हैं कि अगर इनिशियल स्पीड v था, इनिशियल टेंशन t और लेंथ l, आप मोहतरमों ने क्या किया, टेंशन को कितने टाइम बढ़ा दिया? 16 टाइम्स बढ़ा दिया, और लेंथ आपने कितने टाइम बढ़ा दिया? 4 टाइम बढ़ा दिया। तो आप बताइएगा कि इस वेलोसिटी की नई वैल्यू क्या होगी? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 64 होता है ना, और 64 का रूट क्या आता है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि 8b हो जाएगा? क्या इसमें ऑप्शन है 8b का? एक मिनट, अगर एक मिनट बिकम 8 टाइम, सही है ना? करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, बिकम 4 टाइम्स, बिकम 4 टाइम्स। 8 टाइम्स ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है मैं बताता हूं, और करें प्लीज, बातें ना करें। ये लेंथ जब आप 4 टाइम करोगे तो ये मुफ्त में नहीं होता, आपने रस्सी का मास भी तो बढ़ाना होगा। अगर ये रस्सी है, ये रोल ऑफ स्ट्रिंग है, ये रस्सी का रोल है, प्लीज मैं इससे 1 मीटर की रस्सी काट लेता हूं, तो लेंथ 1 मीटर है, लेकिन 1 मीटर की रस्सी का फर्ज करो मास कितना है? 10 ग्राम, कोई मैथ तो होगा ना। अगर आप मुझसे कहोगे सर लेंथ 4 टाइम कर दो, तो ये रस्सी है, स्प्रिंग नहीं है या रबर नहीं है कि खींच कर लेंथ 4 टाइम कर दोगे। रस्सी का लेंथ 4 टाइम करने का मतलब है कि आपने रोल ऑफ द स्ट्रिंग से 1 मीटर के बजाय 4 मीटर रस्सी काटनी होगी। अब इसी रोल से मैं 4 मीटर का लेंथ काटूंगा, 4 मीटर लेंथ बिकम 4 टाइम, तो हर मीटर में 10 ग्राम है, तो 4 मीटर में कितने ग्राम हो जाएगा? इसका मतलब है कि लेंथ 4 टाइम करोगे तो रस्सी का मास खुद ब खुद 4 टाइम हो जाएगा, और लेंथ का इंक्रीज डिक्रीज स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स जो उसकी स्पीड को चेंज नहीं करता, क्योंकि लेंथ के मॉडिफिकेशन मास के मॉडिफिकेशन से बैलेंस हो जाते हैं। यानी जब हमने लेंथ 4 टाइम किया तो मास ऑफ द स्ट्रिंग आल्सो बिकम 4 टाइम। ये 4 और 4 कैंसिल, चेंज आएगा सिर्फ टेंशन से, और 16 का रूट क्या होगा? 4। तो इट मीन द न्यू स्पीड विल बी 4 टाइम, इट विल नॉट 8 टाइम। समझ आ गई है? लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या है? यही वजह है कि मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ जगहों पर आप देखते हो कि द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ ज्यादा करो या कम करो, उसी मुताबिक से मास भी चेंज हो जाता है, और मास लेंथ के चेंज को मॉडिफाई या न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? सी ठीक शोखाना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 फॉर यू। 133 साउंड वेव्स हैं propagating through a medium in which strain versus stress is equal to this one. If the density of medium is 10, what is the speed of sound? तो ये बताओ साउंड वेव्स कौन से वेव्स होते हैं? और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के स्पीड का फार्मूला जानते हो? दैट इज इलास्टिक मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी अंडर रूट। अब इलास्टिक मॉडुलस दुनिया जानती है तो आप भी जानते होंगे कि इट इज स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की जो भी वैल्यू होगी वो इलास्टिक मॉडुलस होगा, लेकिन आपको स्ट्रेन बाय स्ट्रेस दिया है। क्या दिया है? स्ट्रेन बाय स्ट्रेस इज 0.001, यही है ना? स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेस इज 0.001।
अब ई मालूम करने के लिए स्ट्रेस ऊपर होना चाहिए स्ट्रेन नीचे, तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूं, लिहाजा इट विल बिकम स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और ये 1/0.001 हो जाएगा। अब ये उल्टा हो जाएगा, पॉइंट की जगह ऊपर 1 आ जाएगा और 3 zeros की जगह, सॉरी 3 digits की जगह 3 zeros, सो इट मीन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू 1000, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, तो हियर वी हैव टू पुट अंडर रूट की जगह अंडर रूट एंड स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की जगह 1000, while density is 10, 0 cancel and the root of 100 is 10 meter per, so the speed of longitudinal waves, sound waves in the given medium will be 10 meter per second. Answer Pakistan, यौमन खां तपेजुन खतीर खलोगी। हाँ, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए ठीक है। 133 में ऑप्शन ए ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लोर 134। ये क्या है, टू डिफरेंट वेव्स प्रोपगेटिंग इन सेम मीडियम विद दिस एंड दिस, देन देयर वेवलेंथ्स आर रिलेटेड एज। जब वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो आप फार्मूला जानते हो, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हर प्रोसेस ऑफ वेव में इन तीनों में एक ना एक कांस्टेंट होता है, कभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, कभी वेवलेंथ कांस्टेंट होता है और कभी स्पीड कांस्टेंट होता है। कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्पीड और वेवलेंथ तो वेरिएबल होते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है? शाबाश, हाँ, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन। अगर वेव्स रिफ्रैक्शन करते हैं तो इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट और v और लैम्डा डायरेक्टली रिलेशन से चेंज होते हैं। और कौन सा प्रोसेस है जिसमें वेवलेंथ कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंजेस डायरेक्टली? जी बहुत खूब, डॉपलर इफेक्ट में भी एक स्पेशल केस है, व्हेन लिसनर मूव्स। जब लिसनर मोशन करता है, सोर्स मोशन नहीं करता, तब तक वेवलेंथ कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी और स्पीड आपस में बदलते रहते हैं। अच्छा, कौन सा केस है जिसमें स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट? जी क्या पता, मुश्किल हो जाएगा जनाब, कोशिश करो एक बार सुनो, क्योंकि 36 MCQs है, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन पीछे फिर वो टीचर्स काफी नाराज होते हैं, समझ आई है ना, 4 डिस्कशन होते हैं। अच्छा जनाब, मैंने कहा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अपने MCQ की तरफ आऊंगा, लेकिन इस रिलेशन में वेव के हर प्रोसेस में एक कांस्टेंट होता है, बाकी दो चेंज होते हैं। रिफ्रैक्शन में ये कांस्टेंट, स्पीड और लैम्डा चेंजेस। डॉपलर इफेक्ट में जब लिसनर मोशन करता है, वेवलेंथ कांस्टेंट और v और f चेंजेस होते हैं। और जनाब अभी जो प्रोसेस इस क्वेश्चन में है वो ये है कि जब तक वेव्स एक ही मीडियम में जा रहे हैं, द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स थ्रू सेम मीडियम, जब मीडियम में चेंज नहीं आता तो सेम मीडियम में प्रोपगेशन में स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट। लिहाजा इन दोनों का कौन सा रिलेशन एक्टिव होगा, इनवर्स रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक्टिव्स व्हेन वेव्स प्रोपगेट इन अ सेम मीडियम। तो स्पीड कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन एक्टिव होगा। अब ये फरमा रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी 1000 है और एक फ्रीक्वेंसी 2000 है, यही है ना, दो फ्रीक्वेंसियां हैं, एक 1000 है, एक 2000। दोनों फ्रीक्वेंसियों के वेव्स एक ही मीडियम से जा रहे हैं, तो इनके वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा? तो मैं कहूंगा लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू, कौन सा रिलेशन एक्टिव है? Why? Because the waves are propagating in one medium और one medium में speed constant, तो inverse of frequency and wavelength एक्टिव होगा। अच्छा जनाब, ये होगा f2 डिवाइड बाय, why I am considering f2 by f1, why not f1 by f2? Because they are inversely related। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो ये है 2000 और ये है 1000। इससे बनेगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज 2 by 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू डबल ऑफ लैम्डा 2। द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इसमें ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 135। ये क्या फरमाता है, द इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी एक्सपेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या करेगा? अगर मैं कहूं कि ये, गौर करें प्लीज, दोबारा मुझे रिपीट करने का जो है वो चांस नहीं है जनाब, क्योंकि मुझे 36 MCQs के लिए एक फिक्स टाइम दिया गया है, अगले टीचर वेट कर रहे हैं, समझ आ गई है? तो काइंडली जो कह रहा हूं पहली बार इसको ठीक करें। सो डियर स्टूडेंट्स, 135, द इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी एक्सपेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये क्या करेगा? सिर्फ स्टेट चेंज करेगा,
या चेंज इन सिस्टम लाएगा, या दोनों लाएगा, या कुछ नहीं लाएगा। तो डू यू नाउ, इनमें से जब एक्सपेंशन होगा तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। और वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी, ये 5 चीजें हैं। इनमें से जो भी चेंज होगा वो स्टेट को चेंज करेगा। इनमें से किसी का चेंज भी ओनली चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर सिस्टम चेंज करना होगा तो हर सिस्टम के अंदर मोल्स होते हैं या नहीं? अगर आप मोल्स को चेंज करो तो इट ब्रिंग चेंज इन द सिस्टम। यानी 2 moles in a cylinder and 4 moles in a cylinder, they do not represent same system, they represent different system. जब number of moles different हो, the systems are different. लेकिन अगर moles same हो, 2 moles हो, तो इसको expand करो, contract करो, pressure बढ़ा दो, pressure कम करो, temperature बढ़ा दो, temperature कम करो, heat दे दो, heat ले लो, वर्क उस पर कर लो, वर्क उससे ले लो। ये सारी कहानियां सिस्टम के हालत को चेंज करती हैं, सिस्टम को चेंज। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द चेंज इन स्टेट ओनली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136। Exploring the question 136, please. Pressure of a thermodynamic system is P. If the volume of system is increased to 400%, the work done will be. तो देखो, प्रेशर हमें दिया गया है P, थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रेशर P है। अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम V हो, और फिर हम इसको 400% तक ले जाएं, तो 400% तक का मतलब 4 टाइम्स। कितने टाइम? 4 टाइम्स। 400% तक मीन दैट फाइनल वॉल्यूम विल बी 4 टाइम्स ऑफ V. देन व्हाट विल बी द वर्क डन? इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? उम्मीद है आपको पता है कि वर्क डन इज P डेल्टा V। लिहाजा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखते जाइए। हम लिखने वाले हैं कि वर्क इन थर्मोडायनामिक सिस्टम P की जगह P, एंड चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो P, और ये 4V माइनस V, हिंस द आंसर इज 3PV। समझ आई है? अब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? अगर एक्सपेंशन हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज आया है, कंट्रैक्शन हुआ है तो नेगेटिव। यहाँ 4 टाइम्स मीन इंक्रीज, सो द वर्क इज पॉजिटिव एंड द आंसर इज 3PV। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी? सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 137। So let me entertain dear students 137. को देख लीजिएगा। 137 क्या फरमा रहा है? It says the major factor of internal energy of a gas molecule, तो इंटरनल एनर्जी की मेजर रोल शो अदा करी। तो आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली द सम ऑफ ट्रांसलेशनल, द सम ऑफ वाइब्रेशनल, द सम ऑफ रोटेशनल एंड द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन 4 एनर्जीज के नेट एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू में इन सब में से मेजर रोल कौन प्ले करता है? हाँ, तो दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इन सब में मैक्सिमम होती है। हत्ता कि हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं तो हम इन तीनों को मिलकर क्या कंसिडर करते हैं? इनके वैल्यूज इतने कम होते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो द मैक्सिमम कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों होता है ये आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए ठीक है। 138 प्लीज। आइसोकोरिकली विच प्रोसेस इज इम्पॉसिबल फॉर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम? कौन सा प्रोसेस हराम है? एक्सपेंशन। क्योंकि क्या लिखा है जनाब, अगर आप गौर से देखें तो आइसोकोरिक एक्सपेंशन ये बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट सेंस देते हैं। क्योंकि आइसोकोरिक फरमाता है कि आपने वॉल्यूम को क्या रखना है? कांस्टेंट। और एक्सपेंशन मीन के वॉल्यूम क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो या तो एक वक्त में वॉल्यूम इंक्रीज होगा और या कांस्टेंट रहेगा।
अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो कांस्टेंट नहीं रह सकता, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर इंक्रीज नहीं हो सकता। तो आइसोकोरिक एक्सपेंशन कभी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आइसोकोरिक कंट्रैक्शन भी कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप कहते हो आइसोकोरिक वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट और एक्सपेंशन मीन वॉल्यूम मस्ट इंक्रीजेस, तो इंक्रीज और कांस्टेंट एक साथ कैसे हो सकते हैं? सिस्टम में वॉल्यूम या इंक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा। तो दिस प्रोसेस इज हराम। समझ आ गई है? ये प्रोसेस गलत है। एड माय डियर स्टूडेंट्स 138, कौन सा प्रोसेस इम्पॉसिबल है? आइसोकोरिक हीट लॉस हो सकता है। कैसे होगा? शाबाश, ये सिस्टम है, मुझे बताएं हाउ वी कैन परफॉर्म आइसोकोरिक हीट लॉस। शाबाश, मेरी हेल्प करें और मुझे मशवरा दें। मैं यहाँ से हीट लॉस कर, इन सिस्टम से हीट बाहर निकालना चाहता हूँ और वॉल्यूम भी चेंज ना हो, तो व्हाट आई हैव टू डू? हाउ कैन यू से दिस दैट आइसोकोरिक हीट लॉस इज पॉसिबल? इज देयर एनी वे? जी, क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत इजी है जनाब, आप भटक रहे हो। इधर देख लें, जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस करोगे तो आप पिस्टन को वेल्ड कर दोगे। क्या करोगे? तो जब पिस्टन वेल्डेड, अब पिस्टन अपनी जगह से किसी कीमत आगे पीछे नहीं हटेगा, तो वॉल्यूम में ना इंक्रीज आएगा ना। अब देखो हीट लॉस कैसे करना होगा। तो हम बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या कर देंगे? आप बहुत कम कर दो टेम्परेचर, इतना कम कर दो कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा हो। और हीट का नेचर है कि इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो अंदर से सिस्टम से हीट बाहर आएगा, और देखो पिस्टन वेल्डेड है, जो भी हो रहा है आइसोकोरिकली हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। और हो क्या रहा है? सिस्टम से हीट बाहर आ रहा है। तो इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक हीट लॉस। हाउ वी कैन परफॉर्म आइसोकोरिक हीट गेन? ख्याल ने आप कहें सर पिस्टन को वेल्ड कर दें और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा करें, तो बाहर से हीट सिस्टम के अंदर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ना कम होगा ना ज्यादा। तो आइसोकोरिक हीट लॉस इज पॉसिबल, आइसोकोरिक हीट गेन इज पॉसिबल, बट आइसोकोरिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जो है वो गलत है। 139 डियर स्टूडेंट्स, 139, when temperature of air is increased by 3 डिग्री सेंटीग्रेड, the increase in speed of sound will be। तो आप सबने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लाता है 61 सेंटीमीटर पर। अगर 1 डिग्री इतना चेंज लाता है, तो आप बताएं 3 डिग्री सेंटीग्रेड कितना लाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 61, आई थिंक इट इज 181 या 183 समथिंग, 183 राउंड अबाउट है। गवर्नमेंट ऑप्शन, हाँ 183 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 183 सेंटीमीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। बी है या डी है? मैं भी बी कह रहा हूं ना जनाब, मैंने डी कब कहा है? 140 आपके सामने, नहीं मैंने भी कहा था। अच्छा 140 देखिएगा, द फैक्टर अपॉन विच स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड इन एयर। किस चीज पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता? व्हाई? व्हाट्स द रीजन? शाबाश, जिन इलाकों में एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, वहाँ एयर डेंसिटी भी ज्यादा होती है, लिहाजा ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी गेम ऑफ पी बाय रो है। मैं अक्सर कहता हूँ जनाब, कराची में प्रेशर एटमॉस्फेरिक बहुत मैक्सिमम है, लेकिन वहाँ एयर डेंसिटी भी मैक्सिमम है। अगर पेशावर और कराची को कंपेयर करो, तो लेट मी से कि कराची में एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेशावर के फर्ज करो डबल है, तो अगर वहाँ डबल है तो वहाँ एयर डेंसिटी भी पेशावर एयर डेंसिटी के डबल है, लिहाजा 2 and 2 न्यूट्रलाइज ईच अदर। और स्पीड ऑफ साउंड पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के चेंज होने का कोई असर नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ चेंज होता है जहाँ डेंसिटी चेंज हो जाए। तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मॉडिफिकेशन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 आपके नाम हो चुका और इसमें डी ठीक है। अब 141 आपके लिए, if a is the speed of sound derived by Newton's formula, ठीक है, and t is the speed of sound derived by using Laplace formula, तो a by b क्या होगा? अगर मैं कहूँ a by b, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश, आंसर होगा none of these। What's the reason? शाबाश, what's the reason? The reason is simple है, लेप्लास इक्वेशन और सॉरी न्यूटन और लेप्लास। तो न्यूटन का फार्मूला था p बाय रो और लेप्लास का फार्मूला था रो
r p by rho under root. So p by rho cancel. So the answer is 1 over under root gamma and gamma is 1.4 under root. तो इसमें 1.4 तो मौजूद है लेकिन इसमें 1 over 1.4 और उसके ऊपर रूट। लाउडली बोले प्लीज, एक मिनट उनकी बात सुनो, जस्ट 1 मिनट प्लीज जी। हाँ तो डायरेक्ट डिवाइड करो, यही आंसर आएगा। जो लेफ्ट साइड पे होता है वही राइट साइड पे होता है। इधर देख लो, अगर मैं कहूं कि a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, तो चाहे आप 10/20 ले लो फिर भी 1/2, चाहे आप a/2 ले लो फिर भी 1/2, क्योंकि a और ये लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर होते हैं। अगर आप लेफ्ट का आंसर को छोड़ ले लो, राइट का आंसर को छोड़ ले लो, फिर तो इक्वेशन ही गलत होगा। जी फरमाइए क्यों? तो आपने क्यों डिवाइड किया है? हाँ हाँ तो वो स्पेसिफिक है जनाब, वो तो एक खास कंडीशन में आएगा। यू हैव टू डिराइव इट जनरली। जब आप क्वेश्चन करते हो तो जनरली बात करोगे। इन्होंने वैल्यूज डिवाइड किए हैं, यानी एक वैल्यू है 281 न्यूटन का वैल्यू आई थी, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आई थी। वो कंडीशन चेंज तो वैल्यू चेंज हो जाती है। समझ आ गई है? यू हैव टू डिवाइड द जनरल वैल्यू ऑफ न्यूटन बाय द जनरल वैल्यू ऑफ लैप्लास एंड दैट इज देयर इक्वेशन। समझ आ गई है? वो पार्टिकुलर कंडीशन में होते हैं जो आपने किया है। जी जी किसको? हाँ तो इसी को डिवाइड करोगे ना, और किसे डिवाइड करोगे? p बाय रो डिवाइड बाय गेमा, p बाय रो को डिवाइड करोगे, एक ही आंसर आएगा। किससे बात कर रहे हो आप? किधर किसके बराबर होता है? किस चीज से 0.9 आता है? एग्जैक्ट तो नहीं आता, वरना जब नॉन है तो वी हैव टू प्रेफर द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट नहीं आता जनाब। 1 over 1.4 कॉमन सेंस देखो, 1 over 1.4 का रूट, अब इसका रूट 1 को डिवाइड करेगा तो ऊपर क्या है? देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्यों अपने लिए मुश्किल बना रहे हो? जब बेस्ट ऑप्शन मौजूद है क्यों जहन को जा रहे हो कि ये ले लें ये ले लें? जनाब जो क्वेश्चन में है वही लेना पड़ेगा। ऊपर क्या है और नीचे क्या? नीचे 1 है, 1.4 का रूट 1 होता है, तो अगर 1/1 होता तो 1 आंसर होता। अब नीचे 1 नहीं, 1.4 का रूट है, तो इट मीन कोई अलग वैल्यू है, और 1 को कोई अलग वैल्यू डिवाइड करे तो 1 बाकी नहीं रहता। समझ आ गई है ना? तो वाई इफ देयर इज नॉट अवेलेबल, वाई यू आर गोइंग टुवर्ड्स अप्रॉक्सीमेट आंसर। अप्रॉक्सीमेट आंसर की तरफ लोग तब जाते हैं जब मैं आपसे कहूं कि 4 + 3 इज इक्वल टू, और मैं लिखूं 7.1, 8.1, 9.1 और 10.1, तब यहाँ सोचने की भी जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक 7.1, हालांकि एग्जैक्ट 7 है जब नॉन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 + 3 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए कहूँ 7.1, ऑप्शन बी कहूँ 8.1, ऑप्शन सी कहूँ 9.1 और ऑप्शन डी कहूँ नॉन, देन श्योरली नॉन इज द बेस्ट वन, बिकॉज नॉन मीन के इनमें से कोई नहीं है। 7 3 + 4 से 7 आता है 7.1, तो चाहे माइनर डिफरेंस भी हो, बट इफ देयर इज अ चांस टू गेट द बेस्ट ऑप्शन, व्हाई आई हैव सेलेक्ट द अप्रॉक्सीमेट आंसर। मैं किस वजह से अप्रॉक्सीमेट आंसर की तरफ जाऊं? समझ आ गई है? तो नॉन इज देयर, so you have to choose the non। समझ आ गई है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट करीब आता है तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है। आपके हालात बता रहे हैं कि औसान खता हो रहे हैं, तो आगे खुदा आपका मददगार हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्लीज? 142 and the question on the board is 142 dear students. Let me explain 1000 of the joule of heat absorbed by the system isothermally. देखो डेल्टा Q हमें मिला है 1000 joule. I have to put it positive because it is absorbed, and absorbed means the system is gain heat. अच्छा जनाब आला, isothermal है, दुनिया जानती है isothermal में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0। तो व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन मालूम करो, डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जब ये 0 तो जितना हीट गेन उतना वर्क, इट मीन द वर्क डन विल बी 1000 जॉल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 और 143 फरमा रहा है न्यूटन एंड लैप्लास अप्रोचेस
अबाउट प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर आर। तो मोहतरम न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि आवाज का गुजरना आइसोथर्मल है, जबकि लैप्लास ने फरमाया था, बल्कि प्रूव किया कि नहीं, ये आइसोथर्मल नहीं है बल्कि एडियाबेटिक है। मेरी बात समझ गए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन में आइसोथर्मल एडियाबेटिक होना चाहिए और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 144। आपके नाम दो ट्यूनिंग फोर्क है, एक की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, ठीक है, और दूसरे की 250 हर्ट्ज है, वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली, हाउ मेनी बीट्स पर सेकेंड विल बी है? तो वेरी नाइस। देखो, एक फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और दूसरी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। 250 है, दा 200 दे और दा 250 दे। समझ गए हो? बहुत खूब। F1 F2 इतना है। तो अगर मैं कहूं कि बीट्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो 250 माइनस 200, 50 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं पर सेकेंड। लेकिन हम में से जो बहुत बेहतरीन सुनने की, समाज की एबिलिटी रखता हो, वो मैक्सिमम 10 बीट्स पर सेकेंड डिटेक्ट कर सकता है। ऑन द एवरेज इट इज फ्रॉम 7 to 10। बाद में उसमें 7 लिखा है, बाद में 8, 9 N। लेकिन आप जानते हो, नजर की एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, बोलने की एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, इंसान के हर ऑर्गन एबिलिटी जो है वो एक दूसरे में थोड़ी बहुत फर्क जरूर होती है। तो इसलिए हम सुनते हैं तो जनाब कुछ 10 बीट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ 7, कोई लोग 7 से ज्यादा बीट्स डिटेक्ट नहीं कर सकते पर सेकेंड, कुछ 10 तक। तो मैक्सिमम यू कैन काउंट अप टू 10। लेकिन यहाँ एक सेकेंड में 50 बीट्स हैं। दुनिया का कोई भी इंसान 50 बीट्स पर सेकेंड को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपके आसपास कोई बंदा 50 बीट्स पर सेकेंड डिटेक्ट कर रहा है तो समझ जाइए, वहां से भाग जाइए। समझ आ गई है? और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, 50 बीट्स है तो कितने बीट्स हमें सुनाई देंगे? 0, क्योंकि हम वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो बीट्स सुनने वाले 0 रहेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 144 में करेक्ट ऑप्शन है डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 145 आपके लिए प्लीज। 145 फरमाता है, इफ टाइम पीरियड ऑफ वन ट्यूनिंग फोर्क इज 0.1 सेकेंड, होगा T1 0.1 सेकेंड। दिस एम्प्लाइज के F1 1/T1 कितना बनता है? 10 हर्ट्ज। मानते हो ना? अच्छा, सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क का टाइम पीरियड है 0.01 सेकेंड। दिस एम्प्लाइज के F2 इज इक्वल टू 1/T2, तो 1/0.01 मीन ये कितने हर्ट्ज बनता है? अब बता दीजिए कि क्या रहे हैं? 145 है ये, हाँ। हाउ मेनी बीट्स कैन बी प्रोड्यूस पर सेकेंड? अब बताओ बीट्स कितने पैदा होंगे? जितना इनके फ्रीक्वेंसीज में फर्क होगा। तो बीट्स पर सेकेंड विल बी F2 माइनस F1, यानी 100 माइनस 10, द आंसर इज 90 एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी। सही दिखाना। 146 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 400 joules of heat and expand with a work of 100 joules. The change in internal energy will be। तो देखो, आप जानते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये फरमा रहे हैं कि इसने एब्जॉर्ब किया है कितने जॉल? 400 जॉल इज इक्वल टू, एक्सपेंड किया है डेल्टा U हमें मालूम करना है, लेकिन एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होता है तो मैं +100 लिखूंगा। अगर इन्होंने कहा होता कॉन्ट्रैक्शन तो वर्क ऑन द सिस्टम होता और मैं इधर क्या लिखता? -100। लेकिन अब मैं 100 लिखूंगा क्योंकि द वर्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन या वर्क बाय सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब प्लस है, ये इस तरफ आएगा, तो 400 माइनस 100 इज डेल्टा U इज इक्वल टू 300 एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज सी, 147। When we use V is equal to pressure divided by density under root for speed of sound in air, our error will be why? What's the reason? क्योंकि V is equal to P by rho was Newton's formula, और Newton's formula में total error कितना आया था? 16%. So the error obtained will be 16% and the correct option is option C. हमारा next question है 148। अच्छा, एक बार फिर आपको एक डायग्राम दिया है, मीडियम है। What is the wavelength of given waves in stretched string? स्ट्रिंग में जो वेव्स हैं इनका वेवलेंथ क्या होगा? कितना आसान है। देखो, एक क्रस्ट,
एक तरफ एक क्रॉस, और इन तीनों का मुश्तरका लेंथ कितना दिया है? 27 मीटर है या सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। तो देखते हैं वेवलेंथ कितना होगा। आप मानते हैं कि सर वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ये वेवलेंथ है, तो बस एक का लेंथ मालूम कर लो और उसको डबल कर दो, ये मालूम की जाएगा वेवलेंथ डबल कही। बताओ कितने पार्ट्स हैं इसमें? 3। तो देखो 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 27, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 27 बाय 3, 9 सेंटीमीटर का एक पार्ट है, लेकिन वेवलेंथ 2 पार्ट को कहते हैं, लिहाजा 9 + 9 18, so the wavelength here will be 18 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 149। वी आर गोइंग टू डिस्कस 149 ऑन द बोर्ड। 149 क्या कहता है? जहां तक मैं समझ नहीं आई। आप वेवलेंथ जानती हैं? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ में कितने क्रस्ट होते हैं? एक। और कितने ट्रफ होते हैं? एक ट्रफ। ये बताओ कितने क्रस्ट और ट्रफ हैं? 1, 2 और 3 है ना। और इन तीनों का मुश्तरका लेंथ कितना है? तो इनमें से एक का लेंथ कितना होगा? 27 डिवाइड बाई 3, तो 9। अब अगर एक 9 है तो दूसरा भी 9 है, तो इन दोनों का मुश्तरका 18 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि जो बच्चे उधर लाख सौ में आखिरी कुर्सी पर बैठ जाएं वो सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो इस कारण में पहली कुर्सी पर बैठ जाए ना वो कुछ नहीं सीख सकते। ये मुझ पे गुजरी है, मैं खुद, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट रह चुका हूँ तो टीचर बना हूँ ना। आप तो मेरे स्टेज से नहीं गुजरे, बट मैं तो आपके स्टेज से 16 साल गुजर कर इधर आया हूँ ना, तो मुझे अच्छी तरह पता है जब जब जिंदगी ने मुझे क्लास में इधर इधर बिठाया है तब मैंने बहुत कुछ खोया है। लेकिन खैर यहाँ एक फायदा है, एसी भी लगा है, पंखा भी लगा है, तो खैर फायदे होते हैं इंसान के लिए। तो कोशिश करें एसी के सामने बैठा करें, पंखों के सामने बैठा करें। आगे बढ़ते हैं 149 प्लीज। 149 क्या होता है? द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज दिस वन। व्हाट विल बी द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? तो दुनिया जानती है और हम मानते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब Cv की वैल्यू हमें मिली है, दैट इज -7R डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू R। ये मालूम करना है, इसको इधर ले जाइए, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस 7R डिवाइड बाय, तो Cp इज इक्वल टू LCM क्या होगा? और इससे आ जाएगा 9R और इससे आ जाएगा 7R। तो माय डियर स्टूडेंट इट इज 16R डिवाइड बाय 9 एंड शायद द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन क्वेश्चन में 149 में हमारे पास करेक्ट आंसर है ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सो लेट मी एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 150। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 डियर स्टूडेंट्स। 150 हमारे लिए क्या फरमा रहा है? साउंड वेव्स आर प्रोपेगेटिंग इनटू मीडिया, ठीक है, और दोनों गैसियस मीडिया है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। इफ द मॉलिक्यूलर मासेस आर रिलेटेड m1 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ m2, तो स्पीड का रेशो क्या होगा? आप सिंपल एक रिलेशन जानते हो, दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, जानते हो ना। अगर ये इनवर्स रिलेटेड है तो मैं लिखूंगा v1 डिवाइड बाय v2 इट इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय, लेकिन रिलेशन में क्या है? रूट है तो रूट नहीं भूलेंगे। अच्छा हमारे स्टूडेंट v1 ओवर v2 इज इक्वल टू, अब रूट की जगह हम रूट लेते हैं, m2 की जगह m2 लेते हैं, और m1 कितनी बार m2 के बराबर है? 16 है, तो 16 टाइम्स ऑफ m2। अगर 16 है तो एक बार देख लेता हूँ, 150 में है, 16 है। अब m2 और m2 क्या हो जाए? तो v1 की जगह v1, v2 की जगह v2। यहाँ 1 का रूट 1 और 16 का रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v2 मल्टीप्लाई बाय 1 v2 और 4 मल्टीप्लाई बाय v1 तो 4 v1। द करेक्ट ऑप्शन इज जी फरमाइए। अब ये कहाँ से आया ये बता दूंगा। ये आया है
कोई बात नहीं, ये दो इक्वेशन से आया है। V इज इक्वल टू गेमा P बाय रो अंडर रूट और PV इज इक्वल टू nRT। इन दोनों को कंबाइन करो तो ये आ जाता है, और इससे हमें पता चला कि V इज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन एंड इनवर्सली टू मॉलिक्यूलर मास। समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। 151 क्या फरमा रहा है? अ सिस्टम अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो फिर क्या पॉसिबल है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है और आपसे फरमाया जा रहा है कि सिस्टम में क्या हो गया। और से देखिए प्लीज, अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो दो प्रोसेस हैं। कौन से प्रोसेस हैं? दो प्रोसेस में है, लेकिन जिक्र एक का हुआ है। एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है। कोशिश करें समझ जाओ, क्योंकि मैंने कहा रिपीट टेलीकास्ट के लिए चांस नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, पहली बात कि हम इसको क्या करने वाले हैं, हमने इसको एक्सपेंड किया है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो अंदर क्या होगा? कूलिंग पैदा होगा। एक्सपेंशन काजेस कूलिंग, जॉन्सन इफेक्ट। और कूलिंग पैदा होने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? और टेम्परेचर कम तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। और से देखें, अब दो चांसेस थे। अगर इन दीवारों पर कोई पाबंदी ना हो और ये एडियाबेटिक प्रोसेस ना होता, तो जैसे ही अंदर कूलिंग हो जाए तो अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर बाहर से हीट अंदर आ जाता और टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रह जाती। लेकिन मसला ये है कि आपने प्रोसेस को क्या बना दिया? एडियाबेटिक मीन कि आपने दीवारें ऐसी बना दी कि चाहे अंदर टेम्परेचर 0 भी हो जाए, बाहर से 1 जॉल का हीट भी अंदर। इसी को एडियाबेटिक बोलते हैं कि हीट चाहता है कि या बाहर से अंदर आए या अंदर से, लेकिन आपने सिस्टम की दीवारें इस तरह मॉडिफाई कर दी हैं कि चाहे हीट जाना भी चाहे तो बाहर जा नहीं सकता या अंदर आ। अब आप बताएं, जब एक्सपेंशन हुआ और हीट का आना आपने ब्लॉक कर दिया, तो रिजल्ट यही होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए इंक्रीज है, ये बिल्कुल हराम है, ये नामुमकिन है। एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। अच्छा, कांस्टेंट रह सकती थी। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैंने आज लिखा है डी में, ये मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे लिखना चाहिए था बोथ बी एंड सी। तो फिर मेजॉरिटी लोग इसमें धोखा खा जाते हैं और उनके जहन में ये होता कि एक्सपेंशन से कूलिंग होगा, बाहर से हीट आकर कूलिंग को खत्म कर सकता है, और बाहर से हीट ना आए तो कूलिंग रह जाएगा। तो इंटरनल डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी। अगर ये नॉन एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता तो इंटरनल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो इट मीन बाहर से हीट आना मना है, लिहाजा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी। और अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूं कि अ सिस्टम अंडरगोज एन एक्सपेंशन, ना एडियाबेटिक बोलूं ना नॉन एडियाबेटिक बोलूं, तो फिर दोनों पॉसिबल है। फिर करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ कांस्टेंट एंड डिक्रीज। बोथ कांस्टेंट है ना, फिलहाल एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक मीन के हीट का आना ममनू है और हीट नहीं आ सकता, तो डिक्रीज जो है वो रहेगा एंड इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन सी ठीक है। 152 A straight string is in 5 harmonic of ascending waves। तो फिर क्या होगा? ये देखो स्ट्रेट स्ट्रिंग है, आपने स्टैंडिंग वेव्स की कहानियां पढ़ी हैं, और स्ट्रेट स्ट्रिंग में ये कितने लूप है शाबाशी? ये 1 लूप है या नहीं है? और ये फर्स्ट हार्मोनिक है, क्या है? तो आप इससे बस फर्स्ट से फैसला कर सकते हो। आप हमेशा किसी भी नोट एंटी नोट की कहानियां हो, फर्स्ट केस दिया करें, फैसला हो जाएगा। तो देखो स्ट्रेट स्ट्रिंग फर्स्ट हार्मोनिक में है, तो फर्स्ट हार्मोनिक में एक लूप है और एंटी नोट कितने हैं? लेकिन नोट कितने हैं? इसका मतलब है कि स्ट्रेट स्ट्रिंग में नोट की तादाद हार्मोनिक से एक ज्यादा होती है। अब ये रस्सी कितने हार्मोनिक में है? 5। तो नोट्स एक ज्यादा मीन, तो नोट्स की तादाद 6 होगी। यहाँ पर नोट्स कितने होंगे? 6। तो क्वेश्चन की बात करो 5 हार्मोनिक तो नोट 6, और एंटी नोट कितने होंगे? 5, क्योंकि जो हार्मोनिक वही नोट वही एंटी नोट। एक एंटी नोट फर्स्ट हार्मोनिक, तो सेकंड हार्मोनिक में कितने एंटी नोट होंगे? 2। तो एंटी नोट्स और हार्मोनिक्स इन स्ट्रिंग आर सेम।
but nodes will be one greater than the harmonic. अब कितने हार्मोनिक में है स्ट्रिंग? 5 हार्मोनिक में है, तो नोट्स कितने होंगे? 6, और एंटी नोट कितने होंगे? 5. अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट माय फर्स्ट ऑप्शन नोट्स आर 6 ठीक है, एंटी नोट्स आर 4 गलत है, एंटी नोट्स आर 5 ठीक है, तो बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 153 डियर स्टूडेंट। ओपन आर्गन पाइप एंड क्लोज आर्गन पाइप आर ऑफ सेम लेंथ, दोनों के लेंथ सेम है। तो देख लो, अगर मैं कहूँ ओपन आर्गन पाइप, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L है या नहीं है, लेकिन लेंथ क्या है? सेम। और आर्गन पाइप में स्पीड ऑफ वेव्स भी सेम होते हैं, क्यों? क्लोज आर्गन पाइप में और ओपन आर्गन पाइप में ये कहें ना कहें, बट द स्पीड ऑफ वेव्स रिमेन्स सेम। दावली कौन सा मीडियम कौन सा होता है वहां? एयर, शाबाश, एयर होता है। ओपन आर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स एयर में बनते हैं और क्लोज आर्गन पाइप में भी स्टैंडिंग वेव्स, और जब तक मीडियम सेम होते हैं तब तक स्पीड, डिफरेंट वेव्स इन सेम मीडियम कॉजेस सेम स्पीड। समझ आई है? तो ओपन आर्गन पाइप हो या क्लोज आर्गन पाइप हो, स्पीड का जिक्र करें ना करें, लेकिन स्पीड दोनों में सेम होता है। यहाँ क्लोज आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, तो ये V/4L है। अब देखो, दोनों में स्पीड तो नेचुरली सेम है, क्योंकि दोनों के स्टैंडिंग वेव्स में मीडियम कॉमन है एंड द मीडियम इज एयर। शाबाश। अब इन्होंने कहा कि लेंथ भी क्या हो गए? सेम, तो फैसला 2 और 4 करेगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 कम है तो इसकी फंडामेंटल क्या होगी, और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 ज्यादा है तो इसकी फंडामेंटल, यानी जब ओपन और क्लोज आर्गन पाइप सेम लेंथ पर हो तो फंडामेंटल ऑफ ओपन इज ग्रेटर देन फंडामेंटल ऑफ क्लोज। तो एक एक ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, अब साथ दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है बोथ है सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2 का है, फरेब है। समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप इज लेस, ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है या गलत है? ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज आर्गन पाइप इज लेस, तो ये ठीक है। समझ आ गई है? क्लोज आर्गन पाइप की ऑप्शन कौन सा सही है? शाबाश, ऑप्शन सी ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम, अच्छा 154 आपके नाम हो रहा है, और 154 है when two waves of amplitude 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एक वेव का एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर और एक का एम्पलीट्यूड है 6 सेंटीमीटर। फरमाया जा रहा है कि अगर ये इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, डिस्ट्रक्टिव मिल गए द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू एम्पलीट्यूड, जानते हो ना, एंड हेंस इट इज 6 minus 4, द आंसर इज 2 सेंटीमीटर। अगर कंस्ट्रक्टिव होता इट विल बी द एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, इट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड, इट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप लोग समझ गए हो? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? शाबाश, 154 में करेक्ट ऑप्शन है डी। 155 ऑन द बोर्ड फॉर यू। फरमाया जा रहा है 155 में ओपन आर्गन पाइप ड्यूरिंग स्टैंडिंग वेव्स, अगर ओपन आर्गन पाइप की कहानी हो तो देखो ये ओपन आर्गन पाइप है और ओपन आर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स इस तरह बनते हैं या नहीं? मैं फर्स्ट केस दे रहा हूँ, तो ये कौन सा हार्मोनिक है? फर्स्ट हार्मोनिक है। एंटी नोड कितने हैं और नोड कितने हैं? तो ओपन आर्गन पाइप में हार्मोनिक और नोड सेम होते हैं, लेकिन एंटी नोड एक ज्यादा होता है। अब फैसला हो जाएगा, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है 155 में, नोड इज इक्वल टू एंटी नोड, क्या ये ठीक है? नहीं जनाब, नोड एक कम है और एंटी नोड, ऑप्शन ए से आगे बढ़ जाएं। नोड्स और एंटी नोड्स बराबर हैं, गलत हैं। ऑप्शन सी को देखिए, एंटी नोड इज इक्वल टू नोड्स प्लस 1, तो एंटी नोड्स कितने हैं और 2 इज इक्वल टू नोड कितने हैं? तो 1 + 1 है या नहीं है? तो ये 2 एंटी नोड है और ये 1 नोड है, तो एंटी नोड इज इक्वल टू नोड प्लस 1, ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 फॉर यू। 156 फरमा रहा है isothermal expansion of a thermodynamic system means, I think दोस्तों पदे पोए गई।
अगर ये एक सिस्टम है, ये इसका पिस्टन है और हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। तो एक्सपेंशन तो कूलिंग पैदा करेगा, कूलिंग से तो इंटरनल जो टेम्परेचर कम होगा और आइसोथर्मल मीन के टेम्परेचर को क्या करना होगा, कांस्टेंट। तो एक्सपेंशन टेम्परेचर में कमी लाएगा। अब आइसोथर्मल के लिए जरूरी है कि इस कमी को हम किसी तरीके से दूर कर दें, और टेम्परेचर की कमी तभी दूर होगी जब हम सिस्टम को एडियाबेटिक ना बनाएं, इसकी दीवारों को एनवायरनमेंट से हीट लेने के लिए खुला रख दें, लिहाजा सिस्टम में बाहर से क्या आएगा, हीट आएगा। तो इट मीन्स isothermal expansion without heat gain is impossible. Isothermal expansion without heat gain is impossible. So let me entertain the options. 1, 5, 6 है dear students. Heat is gained. Internal energy is constant. Both A and B. समझ आ गई है? अक्सर बच्चे आइसोथर्मल को देख लेते हैं और ऑप्शन डी पे टूट पड़ते हैं। समझ आ गई है? तो ऑप्शन डी से दूर रहें। दो का है इसमें भी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश, सी है, क्योंकि आइसोथर्मल गेन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो हीट भी गेन हुआ होगा और इंटरनल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अच्छा 157, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 हर्ट्ज। ठीक है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन? फिफ्थ ओवरटोन इज F6 होगी क्या ना। अच्छा बताओ शाबाश, 157, F1 आपको कितना दिया है, 20 हर्ट्ज, और आप क्लोज आर्गन पाइप का फिफ्थ ओवरटोन मीन F6 मालूम कर रहे हो। क्या आपको शॉर्ट फॉर्म आता है F6 का? क्लोज आर्गन पाइप में जो भी फ्रीक्वेंसी मालूम करोगे तो वही आर आपको लेना होगा। 6 odd मल्टीप्लाई बाय F1, 6 odd मल्टीप्लाई बाय F1। अब 6 odd क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, so 1, 2, 3, 4, 5 and it means 6 is 11, so we have to put 11 multiply by 20, 220 86 ना। The correct option is 220 hertz and correct option यहाँ क्या होगा, option B ठीक है। I am going to explain question number 158 dear students। अच्छा 158 को देख लीजिएगा, और 158 क्या फरमाता है, 158 फरमाता है कि एन ओपन आर्गन पाइप रेजोनेट इन 4 लूप। आपसे के लिए है कि ओपन आर्गन पाइप है और इसमें क्या कर रहे हैं, 158 4 लूप इन 4 लूप। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, स्टेटमेंट है तो बस इससे दूर रहते हैं। पहला ऑप्शन, देयर आर 4 एंटी नोड्स, तो ये जनाब ओपन आर्गन पाइप है, ड्रा किए बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये ओपन आर्गन पाइप में पहला लूप बना लो, इसी से फैसले करते रहो। तो जनाब आला कितने लूप हैं, कितने लूप हैं, 1 लूप है, लेकिन एंटी नोड कितने हैं, तो क्या एंटी नोड और लूप बराबर होते हैं? तो यहाँ लूप 4 है तो एंटी नोड भी 4 नहीं होंगे। जब 1 लूप पे 1 एंटी नोड नहीं है तो 4 लूप पे 4 एंटी नोड पॉसिबल है? गलत है, नहीं है, गलत। तो ऑप्शन ए जो है गलत। ऑप्शन बी, देयर आर 5 नोड्स, तो चेक करो एक लूप पे कितने नोड हैं, जब 1 लूप पे 1 नोड होंगे तो 5 लूप पे 4 लूप पे 4 नोड होंगे, लिहाजा 5 नोड कहाँ से आ गए, ये बी भी गलत है। आपको धोखा दे रहे हैं ऑप्शन ए और बी। देयर आर 4 एंटी नोड्स एंड 4 नोड्स, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब एक लूप में 2 एंटी नोड है तो 4 लूप में 5 एंटी नोड होंगे, तो 4 एंटी नोड क्या है, गलत है। देयर आर 5 एंटी नोड, तो आप देख रहे हो कि एक लूप है ओपन आर्गन पाइप में तो एंटी नोड एक ज्यादा है। तो अगर मैं कहूँ ये 4 लूप बन जाएंगे, तो अगर ये 4 हो जाए तो ये 4 से एक ज्यादा मीन एंटी नोड क्या हो जाएंगे, इट विल बी 5 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, इसमें डी बिल्कुल सही है जनाब। 159, अब तक ऐसा कोई है जिसके सारे एमसीक्यूज ठीक हैं, सिवाय उस एक के जिसमें ए और सी दोनों ठीक हैं, उनमें ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, बस आपको मार्क मिल जाएंगे, बाकी सारे ठीक है माशाल्लाह। और किसके सारे ऑप्शन ठीक हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमारा 159 आई थिंक
Let's do 3 question partition. A thermodynamic system is activated through a process expressed as delta Q is equal to delta U. डेल्टा Q डेल्टा U बराबर है. ये एक प्रोसेस हुआ है थर्मोडायनामिक सिस्टम में. तो ये कौन सा प्रोसेस है? बहुत आसान. क्या इसमें वर्क है? इट मीन्स के वर्क की वैल्यू क्या है, और वर्क जब 0 तो डेल्टा V भी, और डेल्टा V 0 तो वॉल्यूम. इट मीन के प्रोसेस आइसोकोरिक है. क्या है? अब आइसोकोरिक के बाद हीट गेन है या हीट लॉस है. तो आप देख रहे हो कि यहाँ डेल्टा Q क्या आया है. इफ डेल्टा Q इज पॉजिटिव इट इज हीट गेन. अगर डेल्टा Q नेगेटिव आ जाता तो हीट. तो आइसोकोरिक क्यों है, रीजन तो समझ गए हो. और आइसोकोरिक के बाद ये हीट गेन है क्योंकि ये डेल्टा Q क्या है. तो इट इज आइसोकोरिक हीट गेन. दिस मैथमेटिकल फॉर्म रिप्रेजेंट्स आइसोकोरिक हीट गेन. आप समझ गए हो, ये अच्छी बात है. करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए. 160 two waves of amplitude 4 meter and 5 meter are superimposed such that the amplitude of resultant wave is 9 meter. What is the phase difference between this one? तो देखो, एक एम्पलीट्यूड है 4 मीटर, एक है 5 मीटर, और आपसे कह रहे हैं कि इनसे रिजल्टेंट कितना बना है. तो जनाब 9 जो है वो इनके सम के बराबर है या नहीं. और जब तक रिजल्टेंट सम से आ रहा हो इट मीन द वेव्स आर इन फेज. और इन फेज मीन के फेज डिफरेंस क्या है? द फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री. करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है. 161 ऑन द बोर्ड. फरमाया जा रहा है इन गिवन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स व्हाट इज द वेवलेंथ. अब जो है स्टैंडिंग वेव्स गिवन है, तो बताओ वेवलेंथ क्या होगा. कितने लूप्स गिवन है जनाब? यू हैव गिवन 3 लूप्स. तो बताओ कि वेवलेंथ क्या होगा. इट मीन के 3 लूप्स का लेंथ कितने मीटर है? 30 मीटर. मैं उम्मीद करता हूं आप जानते हैं कि वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ कितने लूप्स? 2 लूप्स. 2 लूप्स के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं. मानते हो ना? 2 लूप्स इज आर इक्वल टू वेवलेंथ. तो एक लूप कितना है उसको डबल कर दो बस. अगर 3 लूप 30 है, कितने लूप? अगर 3 लूप 30 के बराबर है तो एक लूप कितने के बराबर होगा? 30/3 मीन 10 के. तो अगर एक लूप ये 10 का है तो वेवलेंथ तो 2 लूप के बराबर है. इट मीन द वेवलेंथ इज 20 मीटर. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट फिजिक्स पोर्शन 162. यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो आप जानते हैं Cp इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय N डेल्टा T. इसका यूनिट जॉल है, ये मोल है और ये केल्विन है. तो जॉल पर मोल पर केल्विन इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. थैंक यू वेरी मच.